लोग आज के क्लास में चलेंगे त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा क्लास होगा ये, और 7 नंबर से हम लोग आज शुरू करेंगे। कल हम लोग 6 नंबर तक कर लिए थे, आज 7 नंबर से। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ठीक है, कहता है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, जो हम बताए हैं, जो कहता है कि अगर क्या वो समरूपता का ये है, ठीक ना, समरूपता का वो नियम बताता कि कोई भी त्रिभुज अगर उस दो भुजा समांतर होगा, इसका मतलब है उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में? तो वही चीज है ये, कहता उसी का प्रयोग करते हुए ये दिखाना होगा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। फिर कहता है, ये ब्रैकेट में दिया है, ये ज्ञात कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी, यानी ये जो है कक्षा 9 में भी आप प्रूफ हो चुका है। समझ में? फिर से उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन यही कहता है कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक ना, ये इसी को हम लोगों को एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक ना, इसके एक भुजा के मध्य बिंदु ये, ठीक, कोई भी भुजा ये या ये, यानी ए और बी या फिर ए और सी, ठीक, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ठीक, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इसको समद्विभाजित करती है, इसको बराबर दो भागों में बांटता है। एक आ रहा है, ठीक ना, यही चीज दिखाना है। ठीक, जैसा प्रश्न कह रहा था उसी तरह हम लोग ये बना लिए हैं। अब देखो ये जो समांतर करता है यानी बांटता है, इसको हम क्या मानेंगे, डी मान लेंगे। ठीक, इसको डी माने तो इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ई मान लेंगे, सॉरी ए नहीं, ई मान लेंगे। अब इसका मतलब अगर ये भुजा जो है इसके समांतर है, इसके समांतर, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ होगा कि इसका मतलब ए से डी की और डी से बी और ए से ई की और ई से सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बोलो, बराबर होगा, होगा कि नहीं? तो ये हम लोग प्रश्न के अनुसार बना लिए। अब हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी ये ई जो है वो ए और सी, यानी ई इसका और इसका मध्य बिंदु है। यही चीज हमको सिद्ध करना है, ठीक ना, मध्य बिंदु है। इसका क्या मतलब हुआ, बोलो, इसका मतलब हुआ अर्थात ए ई बराबर है ई सी। ठीक, ए और ई बराबर है ई और सी। समझ में? यानी इसका और इसका अनुपात, इस और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका यही मतलब हुआ। हम लोग इसको मान लेंगे, कुछ भी मान लो, ए बी सी कुछ मान लो, या एक भी मान सकते हैं, एक मान लेते हैं समीकरण इसको। तो अब बोलो आगे क्या करना है, हमको यही दिखाना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, डी भी मध्य बिंदु है कि नहीं, लिखेंगे चूंकि डी मध्य बिंदु है, बोलो डी किसका मध्य बिंदु है, डी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ठीक ना, डी मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक ना।
ये डी जो है ए और बी का मध्य बिंदु, वही लिखे डी मध्य बिंदु है ए बी का। ठीक, अब ये अगर डी मध्य बिंदु है तो इसका क्या मतलब होता है बोलो? जब ई मध्य बिंदु था किसका, ए और सी का, तो क्या हुआ, ए और ई की अनुपात और ई और सी का अनुपात बराबर हुआ था। इसी प्रकार डी मध्य बिंदु है ए और बी का, इसका मतलब हुआ कि ए और डी बराबर होगा क्या, डी और बी, है ना। चलो अब इसको भी हम लोग समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, एक हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करना है बोलो? तथा DE समांतर है BC, डी और ई समांतर है बी और सी के, ठीक ना। तथा DE समांतर है BC, ठीक। DE समांतर है BC, ये क्या चीज है? ये दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में दिया है, ठीक। DE समांतर है EC, क्योंकि DE समांतर है BC, DE समांतर है BC, 6 पॉइंट यानी थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार इसका मतलब होगा ए और डी, ए डी का अनुपात, यानी इसका ए और डी का अनुपात और डी और बी का अनुपात बराबर होगा ए और ई का अनुपात और ई और सी का अनुपात, ठीक है। यही होगा इसका मतलब। अब देखो, हम यहाँ अगर ये बराबर है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए और डी बराबर है, ए और डी बराबर है डी और बी, डी बी, ठीक है। तो हम यहाँ ए डी जहाँ है उसके वहां हम लोग डी बी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो, यहाँ ए डी है, यहाँ देखो ए और डी, ठीक ना, का अनुपात बराबर है डी और बी का अनुपात, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ए डी है उसके बदले में डी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे जो है वही ई सी, ठीक। अब देखो ये dB बटे dB हो गया, ये कट जाएगा, समझ में आया। तो क्या बचेगा बोलो? एक बच जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर ए ई बटे ई सी। इसको कोना कोनी गुना कर दो, ए ई बराबर ई सी, इसको इधर से इस तरफ, इसको इस तरफ, ठीक ना। ए ई बटे ई सी, समझ में आया? बोलो, प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा था? इसी प्रूफ करने के लिए हमको कह रहा था ए ई बटे ई सी, यही प्रूफ करने के लिए भी कह रहा था, ठीक ना, जो कि प्रूफ हो गया। हम इसमें ये लिख देंगे, अर्थात ई ए सी का मध्य बिंदु
जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी ये वाला जो है वो A और C का मध्य बिंदु है, और यही प्रूव करने के लिए भी कह रहा था E जो है AC का मध्य बिंदु है, यही प्रूव करना था, वो प्रूव कर चुके। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन का था परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज का किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो परिमेय 6.2 के कथा प्रयोग करते हुए, ऊपर वाले में 7वां नंबर क्या किस चीज का 6.1 का यानी थेल्स परिमेय, इसमें कथा 6.2 का प्रयोग करते हुए ये दिखा दीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक, एक ये D और एक E, ये मध्य बिंदु है किसका, D है AB का और E है AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इसका समांतर होती है, यही चीज दिखाना है, ठीक ना। तो हम लोग परिमेय 6 देखो, परिमेय 6.2 देखो, परिमेय 6.2 कहता क्या है, ठीक ना। परिमेय 6.2 अब तुम लोगों की किताब में ही है और जस्ट इसके पहले है, जहाँ 6.1 हम लोग प्रूव किए थे उसी के नीचे 6.2 कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखो इसको बढ़िया से समझो, यदि एक रेखा, ये एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, इसको और इसको, ये AB और AC को, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, तथा वह जो है तीसरी भुजा के समांतर होता है, किसके, इसके समांतर होता है। समझ में आया, तीसरी भुजा के समांतर होता, बस यही इसका 6.2 का थोड़ा स्टेटमेंट खाली इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया, तो यही इसका प्रूफ करना है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। हम लोग को इसमें दिया क्या है, इसमें यही दिया हुआ है कि सिद्ध पहले क्या करना, पहले ये देख लेते हैं। कहता डी बिंदु AB का मध्य बिंदु है, डी बिंदु क्या है, A और B का मध्य बिंदु है, लिख देंगे जो दिया हुआ है, डी बिंदु A और B का मध्य बिंदु है। ठीक, डी बिंदु AB का मध्य बिंदु है। अब अगर मध्य बिंदु है तो इसका क्या मतलब होगा, डी बिंदु अगर AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब A और D बराबर होगा D और B, यही ना है, AD बराबर होगा DB। अब देखो AD अगर बराबर होगा DB, इसका क्या मतलब हुआ कि A और D, या देखिए इसका अनुपात भी बराबर होगा A और D बटे D और B, और फिर ये A और E बटे E और C, यही ना, इसका अनुपात भी बराबर होगा। अब देखो यहां हम लोग अभी तुरंत जानते हैं A और E बराबर होगा E और C, ये बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग AE के जगह पे EC रख सकते हैं या EC के जगह पे AE रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग जहाँ AE है ना, AE और EC दोनों बराबर है, तो AE के जगह पे EC रख सकते हैं, यहाँ हम EC रख सकते हैं, या EC के जगह पे AE रख सकते हैं, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो हम कोई भी एक रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे A और D, जैसे अभी उसमें किए थे DB बराबर AE के जगह EC रख दो या EC के जगह AE, ये दोनों कट जाएगा,
अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ बोलो। यहाँ एक बचेगा, कोना कोनी गुना कर दो, ए और डी बराबर डी और बी, ये हुआ। चलो ए डी बराबर, या तो फिर इसको समीकरण एक मान लो, ए डी बटे डी बी बराबर एक, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। फिर क्या है, यहाँ फिर दिया हुआ है इसी जो है एसी का मध्य बिंदु है ई और सी, ई जो है ए और सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर ई जो है एसी का मध्य बिंदु है फिर वही वाला बात होगा, ठीक ना। क्या होगा तो ए और ई बराबर होगा ई और सी, ठीक। ई सी ए ई बराबर होगा ई सी। अब फिर अगर ए ई और ई सी बराबर होगा और क्या होगा बोलो, इसका अनुपात भी बराबर होगा। ए ई का अनुपात और ई और सी का अनुपात और ए ई का अनुपात और ई सी का अनुपात और इसी का अनुपात ये होगा ऐसे, इसको ये ए डी डी बी इस तरह, ए और डी बी और बी, यानी इसका ए डी अनुपात डी बी और ए और ई अनुपात ई सी, ठीक। ये होगा। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ फिर हम जैसे लिए हैं यहाँ ए ई बराबर ई सी, तो यहाँ ए और डी बराबर है, यहाँ डी और बी दोनों बराबर है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बोलो, हम ए डी के जगह पे डी बी रख सकते हैं और डी बी के जगह पे ए डी रख सकते हैं। तो हम यहाँ ए और डी के जगह डी बी रख लेंगे, डी बी और डी बी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी। ये दोनों डी बी ये कट जाएगा, फिर भाई ये हो गया एक बराबर ए ई बटे ई सी। ये समीकरण दो हो गया, दो हो गया। अब समीकरण एक और दो से, ठीक ना, क्या हो जाएगा बोलो, समीकरण एक और दो से ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा के भी मान सकते हैं। यहाँ एक हुआ है, एक बराबर ए ई बटे ई सी, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए ई बटे ई सी बराबर एक समीकरण। अब इसको दो मानेंगे, लिखेंगे अब समीकरण एक व दो से। अब देखो एक दोनों में है ना, ठीक ना, एक खत्म हो जाएगा, बस होगा क्या ए डी बटे डी बी, ये ना होगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ठीक।
लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। यही हमको प्रूव करना था, यानी ए और डी, ठीक ना, का अनुपात और डी और बी का अनुपात बराबर होगा ए और ई का अनुपात और ई और सी का अनुपात। यही हमको प्रूव करना था। लिख देंगे लास्ट में। अतः 6.2 के अनुसार, ठीक है, 6.2 के अनुसार क्या है बोलो, डीई समांतर है बीसी। यही प्रूफ करने के लिए कहता है डी और ई समांतर है बीसी, डी और ई समांतर है बीसी। यही लिख देंगे, डी और ई समांतर है बी और सी। ठीक, यही प्रूफ करने के लिए कहा था डी और ई समांतर है बी और सी। देखो कहा था यहां से यहां तक का ये हम दिया हुआ नहीं है, अपने तरफ से समझा रहे हैं। 2 है लंबाई, ठीक, और यहां से यहां तक का भी लंबाई 2 है, समझ में। अब वो बोलो अगर दोनों का 2 है तो हम ए और ई दोनों, ए और ई और सी, बोलो दोनों 2 ही हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ए ही बराबर है ई सी, बोलो है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम ए ई के बदले ई सी भी लिख सकते हैं, ई सी के बदले ए ई भी लिख सकते हैं कि नहीं। वही काम यहाँ भी किए हैं। डी बी बराबर डी बी, यहाँ है ए डी बटे डी बी, तो हम ए डी को यहाँ लिखे हैं, ए डी को डी बी लिख सकते हैं, डी बी को ए डी, तो यहाँ ए डी को हम डी बी लिखे हैं, तो डी बी ऊपर नीचे कट गया, समझ में। क्या बचा एक, तो ए ई बटे ई सी बराबर 1, या हम इसको घुमा सकते हैं, इसको इधर लेंगे, एक को इधर लाए, ए ई बटे ई सी बराबर 1, समीकरण 2 मान ली। समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना किए तो मेरा यही आ गया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही 6.2 कहता है कि अगर दोनों भुजाओं का, इसका और इसका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इसका मतलब है कि ये और ये, यानी डी और बी और सी जो है वो क्या होगा, आपस में समांतर होगा। कोई दिक्कत वही चीज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर का पहले जो है ना फिगर बना लेते। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक ना, ए और बी, ए बी सी और डी एक समलंब है, ठीक ना। तब कहता है कि जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ए और बी, ठीक ना, ए और बी समांतर है डी और सी। ये ए बी समांतर है डी और सी, ये। और कहता है ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण, ये है विकर्ण, ठीक ना, ये विकर्ण है। इसको हम दिखा दिए कि ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक ना। ये ए और सी विकर्ण है 2, और ये दोनों मिलकर कहाँ काटता है, तो ओ पे काटता है, ठीक। फिर कहता है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कहता दिखाइए कि ओ ए का अनुपात और बी और ओ का, यानी इसका अनुपात, ठीक, और इसका अनुपात बराबर है सी और ओ, यानी इसका अनुपात, और फिर डी और ओ, यानी इसका अनुपात। यही इसी का अनुपात बराबर है आपस में। दिखाना है हमको सबसे पहले ए और ओ और बी, ओ और सी और ओ और डी का अनुपात आपस में बराबर है। यही चीज हमको दिखाना बोलो। क्वेश्चन में समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे हम लोग अब इसका कैसे
प्रूव होगा वो हम लोग को देखना है। 9 नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें लगा दो VVI, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या है, ये भुजा ई, अल्लाह ने बोले हैं अभी तुम लोग बैठो खाली रुको। चलो अब हमको प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ ए या ए ओ का अनुपात और ओ और बी का अनुपात, ए ओ का अनुपात और बी ओ का अनुपात, सी और ओ का अनुपात और ओ और डी का अनुपात, सी और ओ का अनुपात यानी ये वाला सी और ओ का अनुपात और डी और ओ का अनुपात, यही हमको प्रूव करना है। ठीक, फिर आगे क्या है, अब हम अपने से इसमें कुछ किए हैं यानी रचना किए हैं। क्या क्या रचना किए हैं, ठीक ना, इसमें रचना हम किए हैं अपने से, लिखे हैं ओ से जाती हुई, ये ओ से जाती हुई ओ ई, ओ और ई यानी ये ओ ई समांतर है किसके, बोलो ओ ई किसके समांतर है, सी और डी के समांतर है, सी और डी के, ओ ई, ओ और ई सी और डी यानी इसके समांतर है, ये इससे भी, ये भी समांतर हो गया इससे, ठीक ना। अब देखो तीनों भुजा यहां समांतर हुआ, ओ ई डी और सी और ए और बी ये समांतर हुआ, हम यही रचना किए हैं, इसको हम अपने से किए हैं। अब कहता है आगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में लेंगे, ए डी सी में। देखो त्रिभुज ए डी सी का, ए डी और सी, ए डी और सी ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में लेंगे ए डी और सी, समझ में आया, ए डी सी। बोलो इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में क्या है लिखेंगे, चूंकि ए ई और ओ समांतर है, ई और ओ समांतर है किसके, बोलो डी सी के, डी और ई ओ समांतर है डी सी किसके, ये ई ओ समांतर है डी सी, ठीक ना। उसके बाद 6.1 के अनुसार या थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय क्या कहता है, अगर वो दोनों समांतर है इसका क्या मतलब होता है, बोलो इसका मतलब ये भुजा, अगर ये भुजा दोनों समांतर है इसका मतलब ए ई अनुपात ई और डी दिखाना होगा, ये ना, ए और ई का अनुपात और ई डी का अनुपात, ई और डी का अनुपात और क्या ओडी का अनुपात,
ओडी का अनुपात और ओडी का एओ का अनुपात, ए और ओ का अनुपात, सॉरी ए और ओ का अनुपात, और किसका, ओ और सी का अनुपात, ओ और सी का अनुपात। देखो क्या क्या लिए हम यहाँ लिए, इसमें ए और ई का अनुपात, यानी ये वाला ए और ई का अनुपात, और ई और डी का अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, और ए और ओ का अनुपात और किसका, ओ और सी का अनुपात, यानी इसका। हमको ये दोनों दिखाना है समांतर, ई ओ और डी और सी दिखाना है। तो ये दोनों भुजा कहां से मिलता है, एक यहां से यानी ए और सी पे, और एक डी सी पे। तो हमको इसी का रेशियो दिखाना होगा कि आपस में बराबर है, समझना, यही चीज हमको दिखाना है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। फिर आगे क्या करना है, आगे ए बी समांतर है सी डी, ये दिया हुआ है, क्योंकि ए और डी समांतर है, ए डी समांतर है, नहीं ए बी समांतर है सी डी, ए और बी, ठीक ना, ये बी है, ए और बी समांतर है सी और डी के, सी और डी, ए बी समांतर है सी और डी। अब ए बी अगर सी डी के समांतर होगा तो फिर क्या होगा बोलो, क्योंकि ये दिया हुआ है ए बी समांतर है सी डी, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर बोलो ए बी और सी डी समांतर है, इसका मतलब है सी डी और ई ओ भी समांतर होगा, सी डी और ई ओ भी समांतर होगा, ठीक ना। सी डी यानी ये वाला, सी और डी, ई और ओ भी समांतर होगा आपस में, इसलिए ई ओ समांतर होगा ए बी, ठीक। ई और ओ समांतर होगा ए बी के, ए और बी के, ठीक। ई ओ समांतर होगा ए बी के। तो 6 पॉइंट यानी थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार देखो हम लोग समीकरण 1 निकाले किसको, ई ओ समांतर है डी सी से। देखो यहाँ इसको हम लोग ई ओ समांतर डी सी, ये ई ओ समांतर डी और सी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे समीकरण 1 निकाल लिए, अब हम लोग इससे निकाल रहे हैं ए बी, ए और बी समांतर है किसका, सी और डी का, सी और डी, ए बी समांतर है सी डी। अब देखो ये रेखा किस किस पे पड़ा, ठीक। जब अगर वो समांतर होगा तो सी डी समांतर ई ओ होगा, सी और डी ये समांतर होगा ई और ओ के, समझ में। तो इसके लिए इसको हम ई ओ और क्या लिखेंगे, ई और ओ समांतर होगा ए बी के, ए और बी, क्योंकि ये समांतर है इसका, अभी हम तुरंत दिखाए, और इसका अनुपात भी दिखाए। तो ये समांतर इसका है, तो हम इसका समान डीसी के समांतर के बदले यहाँ ये है सी डी ई ओ समांतर है, सी और डी ई ओ समांतर है, हम इसको ई ओ समांतर ए बी भी लिख सकते हैं, ई और ओ समांतर ए बी, समझ में, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर है, तो ए और बी का हम ई ओ समांतर लिखें या डीसी समांतर लिखें, बात एक ही है, समझ में। तो थेल्स परिमेय के अनुसार हमको फिर क्या करना होगा, हमको फिर इसका अनुपात दिखाना होगा, डीई का अनुपात, डी और ई का अनुपात कहाँ है, डीई यहाँ, डी और ई का अनुपात, और ई और ए का अनुपात, डीई का अनुपात और ई ए का अनुपात, ई ए
ई और ए का अनुपात, और क्या, तो डीओ, डीओ, डी और ओ का अनुपात, और ओ और बी का अनुपात, ओ और बी का अनुपात। यानी यहां हम ये लिखे हैं कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, और डी और ओ का अनुपात और ओ और बी का अनुपात बराबर होगा, तो ये और ये भी क्या होगा, समांतर होगा। समझ में आया? तो इसका फिर क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। ये दिक्कत करता है क्या? ये हो जाएगा ई और ए बटे डी और ई बराबर ओ बी बटे डी ओ। ये ना होगा, जब व्युत्क्रम करेंगे तो ई ए, हाँ ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे फिर क्या करना होगा, अब समीकरण 1 और 2 मेरा आ गया, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दोनों को अगर गौर करके देखो तो उससे क्या समझ में आएगा, यहाँ देखो ए ई, यहाँ ए ई या ई ए है वो एक ही बात है, ई डी यहाँ डी ई है एक ही, को इससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ है ए ओ ओ सी, यहाँ है ओ बी डी ओ, ठीक। ये समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे तो क्या आता है, यहाँ ए ई है। अब देखो इसको हम, जो इससे टेंशन नहीं है, इसको हम ई ए लिखें या ए ई लिखें, बात एक ही है, समझ में। इसका क्या मतलब हुआ, ई और ए, ई और ए, इसका मतलब ये हुआ ए और ई, यानी इसका मतलब ए और ई है, यानी इधर से ले इसको या इधर से, इससे कोई समस्या नहीं। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें ए ई डी ई मिल रहा है दोनों में, ए ओ ओ सी ओ बी ओ डी बराबर हो जाएगा, समझ लो। ये जब दोनों बराबर है तो कट जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समझ में आया, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे डी ओ, ठीक है। ए ओ सी ओ बी डी ओ, हमको प्रूफ भी यही करना था, समझ में आया। ओ ए ओ यानी ए और ओ का अनुपात, और ओ और सी का अनुपात, और ओ और बी का अनुपात, और डी और ओ का अनुपात दोनों बराबर है, यानी यही चीज यहाँ भी है और यही चीज यहाँ भी, दोनों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ओ तब उठाना
देखो हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन इसका। कहता है एक चतुर्भुज, ठीक ना, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO BO बराबर CO DO है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तब कहता कि ये बताइए कि ये प्रूव करके कि ये एक समलंब है। क्वेश्चन समझो, कहता एबीसीडी एक विकर्ण परस्पर बिंदु O पर A B C और D, कहता इसका जो विकर्ण है एबीसीडी का परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में, यानी O पर जाके मिलता है या काटता है, ठीक ना, प्रतिच्छेद करते हैं कि A और O, ठीक, का अनुपात और B और O का अनुपात, ठीक, B और O का अनुपात बराबर है C और O का अनुपात और O और D का अनुपात, यानी इसका अनुपात और OB का अनुपात, O और B का अनुपात, यानी इसका, ठीक, और फिर CO का अनुपात, C और O का अनुपात, यानी इसका अनुपात, और किसका, DO का अनुपात, इसका अनुपात। कहता है इसका जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। AO का अनुपात और OB का अनुपात बराबर होगा OC का अनुपात और OD का अनुपात, ठीक ना। यही ये कहता है प्रूव करने के लिए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। तब कहता दर्शाइए कि एबीसीडी एक, यानी तब ये कहता पूरा कि दर्शाइए कि ये जो है एक समलंब चतुर्भुज है। पहले जो दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या क्या इसमें दिया है, तो इसमें दिया है 10 नंबर क्वेश्चन है, दिया है AO BO बराबर CO DO, ये दे दिया। इसको भी चाहे तो हम लोग यही प्रूव करना है, इसको भी मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं इसको A। तब हमको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है, यही प्रूव करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एबीसीडी एक समलंब है, अर्थात हमको प्रूव करना है कि A और B समांतर है C और D, ये प्रूव करना है। अब हमको इसमें थोड़ा सा रचना भी करना है, यानी बनाना है कुछ। तो रचना क्या करना है, O से OE समांतर है DC, OE समांतर है D और C। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखो हम रचना क्या किए, O से O और E समांतर है DC, D और C का था OE, यानी ये वाला जो है ये समांतर है किसके, D और C के समांतर है, यानी इसके समांतर है, ठीक ना, इसके समांतर है ये वाला। यही हम रचना में बनाए और यहाँ प्रूव करना है। तो ये तो पूरा एबीसीडी एक समलंब है। इसका मतलब हुआ कि हम समलंब तब होगा जब ए बी समांतर होगा सी डी, ए और बी समांतर होगा सी और डी, यानी ये वाला और ये वाला दोनों समांतर होगा, तभी ये जो आपके समलंब प्रूव होगा। अब हम लोग रचना का काम कर लिए, आगे हम लोग को क्या करना है, रचना का काम कर लिए, आगे हम लोग को थेल्स परिमेय से
थेल्स परिमेय क्या कहता, कोई भी तब समांतर होगा जब उसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो किसका किसका अनुपात, BO अनुपात DO और BE अनुपात E और C। देखो इसका क्या मतलब हुआ, किसका किसका अनुपात यहां कह रहा है। देखो B और O का अनुपात और O और D का अनुपात बराबर होगा, और किसका, B और E का अनुपात और E और C का अनुपात। यानी ये समांतर करने के लिए ये इस पे है, इस भुजा पे और इस भुजा पे, इसीलिए OB और OD का अनुपात, OBE का अनुपात और EC का अनुपात इसका बराबर होना होगा। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, 2 मान लेंगे, या कुछ अलग भी मान सकते हैं इसका। चलो 2 मान लेते हैं इसका। अब जो है आगे फिर क्या करेंगे, तो AO, चूंकि AO और BO, AO बटे BO का अनुपात बराबर होगा CO का अनुपात और CO का अनुपात और DO का अनुपात। यानी AO का अनुपात, A और O का अनुपात और B और O का अनुपात बराबर होगा C और O का अनुपात और D और O का अनुपात। यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब हुआ AO बटे CO बराबर AO बटे CO का अनुपात और BO का अनुपात बटे DO का अनुपात। ठीक, AO का अनुपात, A और O का अनुपात बराबर C और O का अनुपात, C और O का अनुपात, और BO का अनुपात बराबर OD का अनुपात या DO का अनुपात। ये हुआ इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 से, दो और 3 से समीकरण 2 और 3 में क्या समझ में आ रहा है, देखो BO DO दोनों में समान है, BO DO, तो BE EC AO EC हो जाएगा, BE EC बराबर AO CO, ये हो जाएगा। आगे क्या होगा, परिमेय 6.2 के अनुसार फिर थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार क्या करना होगा हमको, ये हम लोग इस बार जो है AB समांतर OE दिखाना होगा। पहले हम लोग दिखाए थे AE समांतर BC, यानी ये AE समांतर DC। इस बार हम लोग को क्या दिखाना है, AB समांतर OE, AB समांतर A और B समांतर O और E, ये दिखाना है। ठीक है, A और B समांतर O और E, यानी इसके समांतर ये दिखाना है हम लोग को। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए OE समांतर DC, इसको हम मानेंगे समीकरण 4। OE समांतर DC,
ओ और ई समांतर डी और सी। आगे भी ओ ई समांतर अगर डी सी है तो इसका क्या मतलब हुआ, तथा ओ ई समांतर ए बी भी होगा, तथा ओ ई समांतर ओ और ई समांतर बी सी, ठीक, ओ ई समांतर ए बी ठीक। अगर ओ ई समांतर है डी सी, ओ और ई, ओ ई समांतर है डी और सी, इसका मतलब हुआ ओ और ई समांतर होगा ए और बी, ठीक, ये होगा। आगे हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ए बी समांतर सी डी भी होगा, यानी ए बी समांतर सी डी, ए और बी समांतर सी और डी, यानी ओ और ई समांतर होगा ए और बी, इसका मतलब हुआ ए और बी समांतर होगा सी और डी, या बोलो डी और सी बोलो, ये तीनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। अर्थात हम अब ये कह सकते हैं, अर्थात हमको जो प्रूव करना है कि ए बी सी और डी एक समलंब है, ठीक। देखो यही हमको प्रूव करने के लिए दिया था कि ए बी सी डी एक समलंब है, या फिर ए बी समांतर सी डी। अगर हम ए और बी समांतर सी और डी दिखा दें, सी और डी, तो फिर ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। हम वो दिखा दिए ए बी समांतर सी डी। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया है। ओ ई समांतर डी सी, ओ और ई समांतर है किसका, डी और सी। अगर कहता ओ ई समांतर है डी सी, तो फिर तथा ओ ई, ओ और ई समांतर है ए बी के, ए बी के। देखो ये कहता है यहाँ अगर ये है तो ये अगर डी सी के समांतर है, ठीक ना, तो ये और ये ए बी के भी समांतर है। यहाँ देखो यही लिखना, ओ ए, ओ और ई, ओ ई समांतर ए बी और ए बी समांतर सी डी, ए और बी समांतर सी डी, तो वही हो गया ये। अर्थात यही हमको प्रूफ भी करना था, ये समझ में कि ए और ए बी सी डी एक समलंब है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। हम लोग तीन दोस्त, समझ में, मान लेते हैं यहाँ तीन दोस्त हैं, समझ में। अब तीन दोस्त अगर कहता है ये और ये दोनों अगर आपस में समांतर यानी एक समान है, और ये आपस में अगर एक समान है, इसका मतलब ये और ये एक समान है, और ये एक समान है, इसका मतलब ये और ये भी एक समान होगा, होगा कि नहीं, ठीक ना। अगर ये और ये एक समान है यानी ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक समान है, इसका मतलब हम यहाँ अब पूरे मिला के कह सकते हैं कि तीनों दोस्त आपस में क्या एक समान, समझ में, एक समान है। इसी को हम बोलेंगे अर्थात ए बी सी डी एक समलंब है, समझ में। यही था तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगला चलेगा, अगला चैप्टर जो भी होगा, बस आज यही, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा। एग्जाम दे के आओ तुम लोग।